नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज मैं आपको 7 भाई और एक बहन की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। 7 भाइयों में एकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बहुत प्यार था। एक दिन बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चला गया। चूंकि उसके सामने खेती बाड़ी आपस में सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से साग की सब्जी बनाने के लिए बैठी साग को काटने लगती। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है, क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों में पोंछूंगी तो भाभी को लगेगा खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगे। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाला छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून से लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाया, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाया। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोली कि कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह पकाती हूँ वैसे ही तो बनाया है। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसे ही अनुरोध पर 3-4 बार और बनाया, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा व 7 भाइयों और भाभी ने उसे उस दिन खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी सभी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उनका मांस खाने के लिए राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए थे, इसका आभास राजकुमारी को हो गया था। किस प्रकार उसके भाई उनके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचान पर बैठा देते हैं और अपना अपना धनुष लेकर शिकार का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की यह इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह मचान पर जाकर बैठ जाती है। मचान से कुछ ही दूरी पर स्थित छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान से बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़े भाई अपने तीर से चट्टान की धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है, भाइयों का यह क्या इरादा है, और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती हैं। बिंदु बिंदु दादा छाती ताई के अर्थात जान से मारना ही है दादा,
तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था और धनुष बाण चलाने में 7 राजकुमार में वो सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार करके दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार के तरह इस बार भी वह गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइके ताइके। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटा राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट करके उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को मैं ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो तो 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है। उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगती है। वह अपनी बहन को याद कर रो रहा होता है। तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी रखोगे तो मैं धीरे से निकल कर आ जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं, कैसे उनका छोटा भाई रस्सी की 7 टुकड़ों होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। राजकुमार पानी लेने के लिए घड़ा कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना दाढ़ी मेढक को, केकड़ा और मछली को सुना देता है। वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार अपनी आपबीती विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मुझे मारेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी को मांस को पकाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब हड्डी खाएंगे तब तुम केकड़ा खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी को पका हुआ खाना मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिहली में डाल देता और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा सुंदर सा पेड़ उग जाता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उस बंदोसे के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस का अगर यंत्र बनाया जाए तो कितनी सुरीली धुन निकलेगी। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट रे ना काट जोगी, ये तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा सा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है। इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितनी मधुर आवाज़ निकलेगी। और जोगी इस बांस को एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी सुंदर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इस ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता बार बार एक ही धुन निकलती, ना बाज रे ना बाज केंद्रा,
ई तो लोग मोर दुश्मन घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज रे ना बाज केंद्राई तो लोग दुश्मन घर। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगती है। जोर जोर से बाज रे केंद्राई तो लोग मोर भाई छोटा घर। बड़ी ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और वह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटकर आता है तो देखता है कि उसका सारा कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है, हमेशा मेरे कमरे में साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर नहीं सजाया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है, मेरे कमरे को इतने सुंदर किसने सजाया? नौकर मना कर देते हैं। राजकुमार सोचता है, शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे की सफाई करके गई होगी। जब भी राजकुमार घर से काम के लिए बाहर जाता, यही घटना हर बार देखने को मिलती। लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ गई कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात को साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहा होता है, बोलकर निकलता है और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोले मोटे हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखता है कि एक सुंदर सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसे रहती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही सुंदर लड़की पूरा काम करके वापस केंद्रा में जाने लगती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्रा को जला देता है, जिससे वह उसकी बहन पुनः जीवित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव में के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सिरौटा का साग को चढ़ाया जाता है। यह प्रथा बहुत समय से चली आ रही है।